हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, यूपी जीके के समान अध्ययन के इस क्रम में आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 23। तो चलिए देर न करते हुए हम आज के इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? तो वह जानी जाती है किसके लिए? ओडिसी के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन सा है? आपका एशिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एशिया के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका, ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें नहीं ऑप्शन में है। सबसे छोटा महाद्वीप आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है? तो जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपको पता है कि यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड से होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी कि किस खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है? तो पहले इसका उत्तर ही जान लीजिए कि सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, अब सुनिएगा एपी कल्चर किसे कहा जाता है? पूरा कल्चर ध्यान से सुनिएगा। एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन। फ्लोरीकल्चर कहा जाता है फूलों की खेती। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है सब्जी की खेती। पीसी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन। बर्मी कल्चर कहा जाता है केचुआ पालन। बीटी कल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती। और फंगी कल्चर कहा जाता है मशरूम की खेती। इतना खेती आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी खेती को याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? ये तो प्रश्न कई बार हम आपको बता चुके हैं। किसका सबसे कम है? हरियाणा का। कितना है ये भी याद रखेंगे। कितना है? तो हरियाणा का 1000 पुरुषों पे मात्र 879 महिलाएं हैं। लेकिन सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? ये भी बात आपको कई बार बता दी है। कहाँ के हैं? केरल के। कितने हैं? तो 1084, यानी कि 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए कह कि एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो आपको पता है कि फुटबॉल में और क्रिकेट में 11 होते हैं ना। 11 खिलाड़ी क्या होते हैं? मैदान पे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से अधिक प्रभावित होता है? तो जो निमोनिया रोग होता है वो भी एक सांस की बीमारी होती है। ठीक है, जिसमें फेफड़े में सूजन आ जाती है और खासकर ये छोटे बच्चों में देखा गया है। और उसमें क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह इसमें फेफड़े में सूजन आ जाती है, इससे फेफड़ा क्या होता है? प्रभावित होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? तो कथक का संबंध आपका कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। ओडिसी की संबंध कहाँ से है आपका? कि ओडिशा से है। और भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? केरल से है। ठीक है, तो कालबेलिया का कहाँ से संबंध है? राजस्थान से है। ठीक है, कालबेलिया के बारे में याद भी आपको होगा, किसका नाम? गुलाबो सपेरा का। ठीक है,
गुलाबो सपेरा का। इसके क्या हैं? प्रमुख व्यक्ति हैं कालबेलिया नृत्य करने वाले, ठीक है। और यह राजस्थान के सपेरा जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न कराए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? कौन विद्युत का सुचालक है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। जो विद्युत का सुचालक है कौन है? चांदी। चांदी के तार भी बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि अंबुबाची मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा, जो अंबुबाची का मेला है वो असम में किया जाता है। असम के कहाँ पे? गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे एक मंदिर भी है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर। इसी कामाख्या मंदिर में लगता है, मैं लिख देता हूं कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। इसी मंदिर परिसर में लगता है अंबुबाची का मेला, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कब लगता है? कहीं आपसे मंथ पूछ ले कि अंबुबाची का मेला कब लगता है, तो जून महीने में अंबुबाची का मेला लगता है। ये भी आप बात याद रखेंगे, ठीक है, जून महीने में। अगला प्रश्न कराए कि फ्रीडम इन एक्साइल की किसकी आत्मकथा की किताब है? ठीक है, फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल जो पुस्तक है वह किसकी आत्मकथा है? तो वह है दलाई लामा की। फ्रीडम इन एक्साइल किसकी पुस्तक? दलाई लामा की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कराए कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने कितने में ट्रांसक्सियाना पर हमला किया था? तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने ट्रांसक्सियाना पर जो आक्रमण किया था वह किया था 1219 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। क्रैक के स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के किस समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना है? तो स्टार्टअप इंडिया का जो उद्देश्य है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों को उद्यमिता में समर्थन करना था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। आगे कराए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य देखिए 25 वर्ष होता है लोकसभा का, ठीक है। लोकसभा और क्या? विधानसभा, ठीक है। 30 वर्ष होता है राज्यसभा और विधान परिषद। पैंतीस वर्ष होता है किसका? राष्ट्रपति और क्या? राज्यपाल। राज्यपाल का 20 वर्ष किसी का नहीं होता। 21 वर्ष होता है ग्राम पंचायत। चलिए 21 कौन सा? ग्राम पंचायत का, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन में कौन ठीक है? क्या पूछा था? राज्यसभा। तो राज्यसभा का कितना? 30 वर्ष न, राज्यसभा का 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि भारत में जनसंख्या की गणना समानतः कितने वर्षों बाद की जाती है? ये तो प्रश्न, अब इसका भी उत्तर नो आए तो क्या है? पढ़ना लिखना बेकार है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक बात बताइए, सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो आपको पता है कि सर्वप्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, लेकिन जो नियमित जनगणना हुआ था वह हुआ था किस पे? 1881 में। 1881 में, दोनों बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न कराए कि रानी की वाव
किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो रानी की वाव है वो आपका सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और ये भी बात याद रखेंगे, रानी की जो वाव है ना, वह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया, यानी कि विश्व धरोहर की सूची में इसको डाल दिया गया है रानी की वाव को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नवरेह एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो नवरेह, एक मिनट, 17 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, देखिए कह रहा है कि चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में निम्न में से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जल पुरस्कार में जो सबसे टॉप पे है वह है आपका मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो सबसे टॉप पे है वह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 का आपसा कि नवरेह के बारे में तो सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता है कि नवरेह के बारे में किसी को कुछ बताने की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए तो नवरेह एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो सबको पता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में मनाया जाता है क्या? नवरेह, जो क्या है एक नववर्ष है। आप मुझे बताएंगे कि बीशु किस राज्य का नववर्ष है? बीशु, ठीक है, बीशु किस राज्य का नववर्ष है? तो केरल का। ठीक है, लेकिन एक और विशु होता है, बोहाग विशु। विशु नहीं, बिहू, बोहाग बिहू कहाँ का है, किस राज्य का नववर्ष है? तो ए है आपका असम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो 22वीं सूची में जो अनुच्छेद 343 से 341 तक है, आर्टिकल भी मैं लिख दूं, आर्टिकल 343 से 351 तक। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की चर्चा हुई है? तो वह हुआ है 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं उसमें है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह कि रोजर फेडरर किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा। जो रोजर फेडरर है वह टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन रग्बी के सबसे प्रमुख खिलाड़ी कौन है? तो रग्बी के सबसे प्रमुख खिलाड़ी कौन है? क्या नाम उनका है? देखिए उनका नाम है शिया कोलिसी। शिया कोलिसी। ठीक है, आगे देखिए। तो एक और बात मुझे बता दीजिए, फुटबॉल के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम भी आप याद रखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, इनका भी नाम आप इंपॉर्टेंट रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? तो समय और दिनांक कौन दिखाता है इसमें? तो आपका दिखाता है नाउ। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NOW जो है वही दिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करें कि MS एक्सेल में एक सेल में डेटा कट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पिछले क्लास में पूरा बताए थे हम आपको, कॉपी के लिए, कट के लिए, सेव के लिए, पेस्ट के लिए सब कुछ बताए थे। ठीक है,
तो देखिए कट के लिए आपका दावा जाता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए होता है? कट के लिए होता है। बात क्लियर? कंट्रोल भी नहीं लिखा है इसमें ना, कंट्रोल जो भी होता है, कंट्रोल भी वह होता है पेस्ट के लिए। कंट्रोल भी किसके लिए? पेस्ट के लिए। ठीक है। अगर आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और उसमें कुछ त्रुटि हो गया है तो उसके लिए आप कंट्रोल जेड का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात संशोधन के लिए। कंट्रोल सी किसके लिए होता है? तो कंट्रोल सी आपका होता है कॉपी के लिए। किसके लिए? कॉपी के लिए। किसी चीज का कॉपी करना है तो आप कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूची है, इसको मिलाना है। एक मिनट। हाँ, क्या दिया है? एक साइड आपका दिया है सूची और एक साइड मतलब एक साइड जिला और एक साइड उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो जो आपका संभल जिला है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो माफी चाहते हैं, थोड़ा सा जो आपका मुख्यालय है वो गलत हो चुका है। जो संभल का मुख्यालय है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग छूट गया है, केवल पांसा लिखा है। ठीक है, एक गलत आपका है, यहाँ पे बना लीजिएगा पमासा। ठीक है, यही आपका संभल का क्या होता है? मुख्यालय। तो ए का 3। अगला सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नौगढ़ में है। कौशाम्बी का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? मंझनपुर है। ठीक है, और अमेठी का मुख्यालय कहाँ पे? गौरीगंज। कौन सी होगा? तो पहले 3, फिर कौन? 4, उसके बाद से तीसरा का 2, उसके बाद से 1। 34 21 कहाँ से है? देखिए 34 21 ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी पे है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 के द्वारा राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम लाया गया था 1994। ठीक है, 1994 में। और इसमें एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? देखिए संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कहाँ पे? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कार्यालयों में प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को कब अनिवार्य कर दिया गया? तो वह अनिवार्य कर दिया गया था 26 जनवरी 1968 को। कहाँ लिखा है? 26 जनवरी 1968। ऑप्शन नंबर डी, जनवरी लिखा है, आप डेट भी याद रखेंगे 26 जनवरी 1968। लेकिन उर्दू को कब अपनाया गया था? उर्दू को अपनाया गया था 1989 में। 1989 में अपनाया गया था उर्दू को। ठीक है, आधिकारिक भाषा के तौर पे। अगला करा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था वह लगा था 1968 में। कहाँ लिखा है? हाँ, 25 फरवरी से 26 फरवरी तक। 25 फरवरी, देखिए मैं बता दूं कि 25 फरवरी 1968 से कब तक लागू हुआ था? आपका 26 फरवरी 1969 तक लागू था। ठीक है, तो प्रथम बार कब लागू हुआ था? 1968 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला करा है कि कौन निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
कह कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। कौन सम्मिलित नहीं है, अर्थात कौन सम्मिलित है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। सही है, आपका सम्मिलित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। ये भी बात आप कह सकते हैं। सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या कहां पे है? गाजियाबाद, संसदीय क्षेत्र के तौर पे। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला अलीगढ़ है। यही प्रश्न आपका गलत है। सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला आपका अलीगढ़ नहीं है, आपका हुआ है कौन सा जिला है? बदायूं। कौन सा जिला है? बदायूं। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल अलीगढ़ है। ये भी बात आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक नया ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी परियोजना के विकास के लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक नया ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? वह किया है आपका हरियाणा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि हाल ही में कोरापुट चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि जिसको कहा जाता है जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह चावल किस राज्य से संबंधित है? देखिए, कोरापुट चावल, तो जो कोरापुट चावल है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ऑप्शन में नहीं है का? माफी चाहते हैं, इसमें नहीं दिया है। ठीक है, नहीं, उड़ीसा का है चोरापुट चावल। हाँ, उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा का होगा। ठीक है, चलिए, और एक प्रश्न आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक चावल को जीआई टैग दिया गया है जिसका नाम है काला नमक चावल। ठीक है, वह किस जिला का चावल है जिसको दिया गया है का जीआई टैग काला नमक चावल को? ठीक है, किस जिला का है? अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का वर्ष 2023 का विषय क्या था? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, सर्वप्रथम पहली बात तो यही होगी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो आपका मनाया जाता है वह मनाया जाता है 9 सितंबर को। ठीक है, 9 सितंबर को। उसका विषय क्या था, थीम क्या था? तो वह था डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला करा कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में जो औसत वसा की मात्रा होती है वह 7%, 7.5% के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाता है। लेकिन वही गाय के दूध में कितना प्रतिशत होता है? जब भैंस की बात आई है तो गाय का भी तो पूछ सकता है। तो गाय के दूध में औसतन कितनी वसा होती है? तो वह होता है 3.5% से लेकर 4% तक। ठीक है, 3.5% से लेकर 4% तक गाय के दूध में क्या होता है? वसा होता है। अगला प्रश्न
करें कि निम्न में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, द थ्री मस्केटियर्स। द थ्री मस्केटियर्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? लेखक हैं इस पुस्तक के मार्क ट्वेन। ठीक है, मार्क ट्वेन। ठीक है। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इस पुस्तक के लेखक हैं आपके एडवर्ड गिब्बन। शायद यही है, एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, एडवर्ड, मुझे यही याद आ रहा है कि शायद एडवर्ड गिब्बन है, पर आप एक बार देख लेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है कि ठीक ही होगा। द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लेखक कौन है? द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लेखक है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट कुछ करके नाम इनका, देखिए नाम मुझे इनका ही भूल रहा है। ठीक है, अर्नेस्ट कुछ करके नाम है, हेमिंगवे शायद नाम था इसका है, एक बार देख भी लेंगे आप लोग। हेमिंगवे शायद नाम था, अर्नेस्ट मुझे केवल याद आ रहा है, हेमिंगवे थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो वह आपका कौन था? लरमा रोजू। लरमा रोजू ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये तो बात सबको पता होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन जी। ठीक है, चलिए और विश्व में कौन है ये आप हमें बता दीजिएगा। आगे कर रहा है कि फरवरी 1939 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो जो प्रारंभिक मसौदा था वह तैयार किया गया था बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। ठीक है, अब जिसका शॉर्टकट में आप नाम सुने होंगे बी.एन. राव। ठीक है, ये नाम आप बहुत कम सुने होंगे, पर बी.एन. राव नाम आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो यही थे, और इन्हीं के द्वारा 1948 में, हाँ 48 में प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें क्या थे 243 अनुसूचियां थी, नहीं अनुच्छेद ना, अनुच्छेद आर्टिकल, आर्टिकल कितने थे 243 थे। अनुसूचियां मात्र कितनी थी 13 थी, 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न करा कि निम्न में से कौन सी नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है? तो रूस और चीन के मध्य सीमा बनाने वाली जो नदी है वह है आमूर नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है?
तो ये तो यूपी जीके में कई बार आपको हम बता चुके हैं कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा जिला? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, आज का लास्ट प्रश्न कह कि भारत सरकार ने हर घर नल से जल योजना के तहत भारत के सभी घरों में कब तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है? तो वह किया है 2024 तक, इसी वर्ष 2024 तक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए, आज के टोटल 38 प्रश्न को हमने देख लिया। तो चलिए, कल हो सकता है कि कल 15 अगस्त है, शायद आपकी क्लासेस कल बंद रहें। अगर जैसा भी होगा उसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। अगर क्लास होगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए, फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।